नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये कैरियर गाइडेंस सेमिनार के तौर पे बनाया गया है, जो कि LPN टेक्नीशियन की दृष्टि से है। आप इस वीडियो को आगे देखें उससे पहले जो कुछ आपको दिमाग में रखना ज़रूरी है वो मैं पहली ही लाइन में स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। कुछ विद्यार्थी इस प्रकार के आएंगे या कुछ बच्चे मिस गाइड ना हो इस गाइडेंस के तहत, इसलिए कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। और ये सब कुछ आप समझ के उसके बाद ही वीडियो देखेंगे तो ही फ़ायदा रहेगा, नहीं तो फ़ायदा नहीं रहेगा। पहली बात है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ LPN टेक्नीशियन का कैरियर गाइडेंस। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि भर्ती आ रही है, कोई मतलब नहीं है। भर्ती पिछले 2018 में आई थी, 2018 में CBT 1 हुआ, 2019 के जनवरी में CBT 2 हुआ, अप्रैल में एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ। उसके बाद अलग अलग RRB के रिजल्ट आते गए, ज्वाइनिंग मिलती गई, ये प्रक्रिया थी। उसके बाद में इस भर्ती के बारे में अभी कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। एट ए टाइम रेलवे के अंदर 2 भर्तियां चल रही है विशेष रूप से प्रक्रियाधीन, एक NTPC, एक ग्रुप D। NTPC का CBT 1 हुआ है, CBT 2 अभी तक बाकी है, और D ग्रुप का CBT 1 भी अभी तक हुआ नहीं, मतलब अभी तक एग्ज़ाम हुआ नहीं है। उसके बाद उसमें फिजिकल टेस्ट होगा, और उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भर रखा तो 6 महीने उस एग्ज़ाम में लग जाते हैं। और ये अभी कोरोना काल चल रहा है तो कितने लंबे समय तक चलेगा इसका भी हम कह नहीं सकते हैं। ये कितना लंबा चलेगा, जब कोरोना काल समाप्त होगा उसके बाद में ग्रुप D का एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड का, उसके बाद में NTPC CBT सेकंड का एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद में उनकी प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद में कोई हो तो इसके बारे में आएगा। अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है कि वैकेंसी कब आएगी। यदि आप ये सोच के देख रहे हैं कि मैं वैकेंसी के दृष्टिकोण से बना रहा हूँ तो आप कतई ना देखें। और वह बच्चे देख रहे हैं हमने ITI की थी, हमने ये सपना पाला था लोको पायलट बनेंगे, तो इस लोको पायलट में होता क्या है, इसका सिलेबस क्या होता है, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, वो इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी जानना चाहते हैं, वो ही इस वीडियो को देखें। जिसको लग रहा है कि इसका तात्पर्य भर्ती से है तो वो कृपया इसको ना देखें। कैरियर गाइडेंस के रूप में देखना चाहते हैं वही इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो चलो अब मैं इसको शुरू कर देता हूं, ताकि पहले मैं स्थिति क्लियर कर दूं, इसमें आप किसी भी प्रकार की गलत भावना से नहीं रहें। सब चीज़ें क्लियर होनी जरूरी है। दूसरा है कि मैं ये वीडियो बना भी क्यों रहा हूं, इसका कारण है कि काफ़ी दिनों से मैं, जैसे मेरी डेली यूट्यूब के ऊपर मॉर्निंग क्लास चलती है, उसमें काफ़ी दिनों से बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर LPN टेक्नीशियन के बारे में बताइए, उसके बारे में बताइए, उसके बारे में बताइए। तो इसलिए मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात है, ये वैकेंसी 2014 से पहले तो जाऊंगा नहीं, 2014 में आई थी। उसके बाद वैकेंसी 2018 में आई थी, और उसके बाद कब आएगी कोई पता नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। यहाँ पर जब सबसे पहले एग्ज़ाम होता था तो यहाँ पर एक तो होता था रिटन टेस्ट, और उसके बाद में साइको टेस्ट। लेकिन यहाँ पर 2018 में पैटर्न चेंज हो गया। इसका पैटर्न जो था वो अलग पैटर्न था, इसके बारे में आराम से विस्तृत आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि इसका पैटर्न क्या था। सबसे पहली बात, इस वैकेंसी को समझते हैं कि जो रेलवे के अंदर LP होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि लोको पायलट का जो सहायक होता है, साइड की सीट पे बैठता है। 2 व्यक्ति ट्रेन को ऑपरेट करके चलाते हैं, एक लोको पायलट होता है, एक असिस्टेंट लोको पायलट होता है। शुरुआत में जब आप रिक्रूट होते हो तो एज ए असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट पर ही रिक्रूट होते हो। इसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आप लोको पायलट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसमें भी आपको गाड़ी, माल गाड़ी, फिर पैसेंजर,
फिर आपको ठीक गाड़ी, उसके बाद में लास्ट में शताब्दी तक पहुंचना होता है, जिसमें एज ए लोको पायलट यदि आपकी जर्नी होती है तो इस प्रकार होती है। आपका एक्सपीरियंस वहाँ घंटे में मापा जाता है, सॉरी किलोमीटर मापा जाता है। आपने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस है इस पे मापा जाता है, क्योंकि ट्रेन चलाएंगे तो उसमें किलोमीटर निकलेंगे और एक्सपीरियंस एज ए किलोमीटर लिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा ये जो वैकेंसी के अंतर्गत जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, इस जॉब में कुछ टिपिकल भी है, कुछ इजी भी है। टिपिकल ये रहता है कि आपका शेड्यूल कोई सा भी हो सकता है। जब ट्रेन का जो शेड्यूल होगा उसी के अनुसार आपको चलना होता है। उसमें आपका रात का शेड्यूल भी हो जाता है, दिन का शेड्यूल भी हो जाता है। कुछ समय पहले 2018, 17 और 18 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ आती थी कि लोको पायलट ओवर ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि लोको पायलटों की कमी आ गई थी। इस कारण 18 में भर्ती जारी की गई थी। भर्ती में जब बच्चे सिलेक्ट हुए थे, उसके बाद कोविड का दौर आ गया। जब से ज्वाइनिंग मिलने लगी, 3-4 बैचों के अंदर तो उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई थी। उसके बाद कोविड का दौर आ गया। कोविड का दौर आने पर जो नए बच्चे रिक्रूट हुए हैं वो अभी तक बैठे हैं, यानी कि वो भी कोई ज़्यादा ट्रेन चला नहीं रहे। अभी आप जानते भी हैं, इस प्रकार को भली भांति समझते हैं। अभी का दौर जो ऐसा है, आप यदि आगे पढ़ाई कैसा करना चाहते हैं उस दृष्टि से देखें तो इसके बारे में बता दूंगा और साथ में जॉब के बारे में बताते रहूँगा। तो इसकी जॉब प्रोफाइल ठीक है, अच्छी है। सैलरी, इस सैलरी इसमें जो मिलती है वो आपको 7th CPC के हिसाब से इनिशियल पे 19,900 लेवल सेकंड के अंतर्गत है, बट इसमें आपको सैलरी अच्छी बन जाती है। 19,900 फिक्स पेमेंट नहीं, इनिशियल पे है। इसमें आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी बन जाती है, जो कि 30-35 हज़ार के आसपास हो जाती है। उसके बाद में पर किलोमीटर के हिसाब से सैलरी का एक बड़ा अमाउंट आपके पास धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। इनिशियली दृष्टि से देखा जाए तो इसमें सैलरी ठीक होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक होती, अच्छी होती है, सैलरी अच्छी होती है। और यही सैलरी टेक्नीशियन की रहती है। बट आप जानते हैं कि रेलवे के अंदर एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम में ये होता है कि जब आप ट्रेन चला रहे हैं और आपका 8 घंटे की ड्यूटी पूरी हो जाती है, तो उसके बाद में जो एक्स्ट्रा चलाते हैं पर आवर एंड पर किलोमीटर आपको अतिरिक्त पेमेंट मिलता है। उस अतिरिक्त पेमेंट के कारण लोको पायलट की सैलरी अच्छी बनती है। यह वास्तविकता सैलरी अच्छी का कारण है, नहीं तो ठीक ठाक ही सैलरी है। अच्छी कहाँ से मिलती है? अतिरिक्त और जब चला लेते हैं अतिरिक्त किलोमीटर होता है। और थोड़ा सा इसमें आपको स्ट्रेस भी रहता है, नींद का भी थोड़ा दिक्कत रहता है, बट सैलरी अच्छी है। एज ए टेक्नीशियन की सैलरी तो वही है, उनको टेक्नीशियन को वही सैलरी मिलती है जो लोको पायलट मिलती है। लोको पायलट को अतिरिक्त जो TA-DA मिल जाता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, वो टेक्नीशियन के लिए इतना एप्लीकेबल है नहीं। बाकी TA की एज ए जॉब प्रोफाइल मैं LP की तुलना में बेटर मानता हूँ। आराम से जाओ, अपने 6 घंटे 8 घंटे की जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को पूरा कीजिएगा, आराम से आइए, फिक्स टाइमिंग जाना, फिक्स टाइमिंग आना, अपने फैमिली के साथ रहना। बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। आप खुद आगे किसी चीज़ की तैयारी करें तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप चाहें तो भाई हम एक बार टेक्नीशियन लगे हैं, अब हम JEE बनेंगे, अब हम AE बनेंगे, सीनियर सेक्शन की पोस्ट खत्म कर दी। आप स्टेट सर्विस में जाना चाहते हैं, जैसे RS, PCS इस प्रकार में जाना चाहते हैं, या UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर की करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ये कुछ रहता है इसके जॉब प्रोफाइल में। ठीक है। यहाँ पर जो बच्चे फॉर्म भर देते हैं वो उसकी एज है 18 से 28। 18 से 28 साल की आयु के बच्चे ही इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद OBC, SC, ST, PWD, EWS उनको अपनी कैटेगरी वाइज छूट है। ये जो मैं बता रहा हूँ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये रहता है। अब आता है कि यहाँ पर जब ITI में कर रहा हूँ क्या उस समय फॉर्म भर सकता हूँ? तो नहीं। आप ITI हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे 12th PCM के विद्यार्थी हो, चाहे BTech हो, ये 4 कैटेगरियाँ हैं जो फॉर्म इसका अप्लाई कर सकती है। और चारों को जो ही इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है
वो कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि बीटेक वालों के बीटेक कंप्लीट होनी चाहिए, डिप्लोमा वालों का डिप्लोमा फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक कंप्लीट होना चाहिए, आईटीआई वालों की आईटीआई कंप्लीट होनी चाहिए, पीछे जो बेकें रह गई वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, 12th वालों के 12th कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहाँ पर 4 जो हैं कैटेगरी वाइज आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आपके पद एलपी एंड टेक्नीशियन होते हैं, 4 अलग अलग मैंने बता दिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाइज आप किस प्रकार फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें आपके पास जो पीसीएम के विद्यार्थी हैं उनके टेक्नीशियन में एक स्पेशल पोस्ट आती है, केवल वो वहीं भर सकते हैं, सारी टेक्नीशियन में अलाउ नहीं होती है। आईटीआई के विद्यार्थी हैं ये एलपी में भी भर सकते हैं, टेक्नीशियन भी भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इलेक्ट्रीशियन के विद्यार्थी दोनों में भर सकते हैं, बट जैसे वेल्डिंग के विद्यार्थी दोनों में नहीं भर सकते हैं, वायरमैन के भी दोनों में नहीं भर सकते, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले दोनों में भर सकते हैं, और फिटर वाले दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 2 साल वाला सर्टिफिकेट है वो तो लगभग दोनों में अलाउ कर सकते हैं, जो 1 साल वाला उसमें आपको देखना पड़ता है किस में कर सकते हैं किस में नहीं कर सकते, ये आपको देखना पड़ता है वहाँ पर, एलपी एंड टेक्नीशियन दोनों में। और जो डिप्लोमा के विद्यार्थी हैं वो एलपी के अंदर, और बीटेक के विद्यार्थी हैं वो एज ए बीटेक से लेते हैं तो वो एलपी के अंदर अलाउ है। पिछली बार जो आईटीआई के विद्यार्थी सबसे ज़्यादा सिलेक्ट हुए थे एज ए टेक्नीशियन पोस्ट पर ही हुए थे। एलपी की सबसे ज़्यादा सीट पर जो सिलेक्ट हुए थे वो बीटेक धारी थे, बीटेक के विद्यार्थी थे। उससे पिछली 2014 की भर्ती की स्थिति अलग थी, उसमें सबसे ज़्यादा एलपी वो बने थे जिन्होंने आईटीआई की थी, उसके बाद डिप्लोमा, उसके बाद बीटेक थे। लेकिन जो 2018 में आया था उस समय एसएससी के अंदर क्राइसिस चल रहा था, एसएससी में हड़कंप मचा हुआ था, उनकी वैकेंसी के एग्ज़ाम हो नहीं रहे थे, तो सारी भीड़ बीटेक वाली इस रेलवे की तरफ आ गई, और एलपी में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन लोग एज ए लोको पायलट 75% के आसपास हैं जो बीटेक धारी विद्यार्थी हैं, डिग्रीधारी, और 10-15% एलपी वाले हैं, 10% के आसपास आईटीआई है एज ए एलपी। ये तकरीबन 10% है, ये तकरीबन 15% है, और ये तकरीबन जो है 75% है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आप देख लेना, लगभग ये इसका रेशियो है। बट टेक्नीशियन की पोस्टें सारी सारी इनको मिली, इसलिए सिलेक्ट हो गए थे। टेक्नीशियन में भी बच्चों को यहाँ पर 2 प्रकार की दिक्कत रहती है। एक तो है कि उसकी ट्रेड कौन सी होती है, दूसरा है कि उसने कौन से जोन से फॉर्म भरा है। किसी जोन की कट ऑफ ज़्यादा रहती है, किसी जोन की कम रहती है। जैसे अजमेर जोन है राजस्थान का, तो यहाँ ऑलवेज हाई कट ऑफ रहती है। एक मैं वाक्य बताता हूँ कि ग्रुप डी के समय क्या हुआ था कि अजमेर की हाई कट ऑफ रहती है, इसलिए बच्चों ने कहा पिछली बार जो कम कट ऑफ रही थी वो असम की रही थी, गुवाहाटी की, अपन सारे फॉर्म वहाँ से भरते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने गुवाहाटी से फॉर्म भरा, और हुआ क्या कि गुवाहाटी की कट ऑफ ग्रुप डी की 76 चली गई और अजमेर की 74, बच्चा का नंबर 75 आया था, और वो इस कारण रह गए कि उसने बाहर से फॉर्म भरा था। ये वास्तविक कंडीशन थी, ठीक है। तो इसलिए जोन पर डिपेंड करता है, लेकिन आप बता नहीं पाओगे पहले किस जोन की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी कम जाएगी, क्योंकि जहाँ कम कट ऑफ जा रही है वहाँ पूरी भीड़ टूट पड़ती है। इसलिए एएलपी के समय क्या हुआ था, बिहार यानी पटना आरआरबी की कट ऑफ सबसे कम रही थी। सारे पटना वाले तो बाहर ही चले गए, घर में कुछ बचा ही नहीं, घर में लोग बचे ही नहीं, कौन फॉर्म भरे, सब बाहर भर रहे हैं। सब कोई भोपाल भर रहा है, कोई भुवनेश्वर भर रहा है, कोई सिकंदराबाद भर रहा है, कोई अजमेर भर रहा है, कोई गुवाहाटी भर रहा है, कोई कोलकाता भर रहा है, इस प्रकार। तो इसलिए ये भी हो जाता है। इसलिए जोन वाइज अभी कुछ नहीं होता है, जोन आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना होता है, जहाँ आप नौकरी कर सकते हैं आगामी अपने 60 साल की उम्र तक, तो उस हिसाब से आपको ट्रेड जो आपके है वही काम आएगी। लेकिन पिछली बार टेक्नीशियन की दृष्टि से देखा जाए तो वेल्डिंग वाली ट्रेड के बच्चे लगभग सभी सिलेक्ट हो गए थे जो पास हो गए थे। फिटर की कट ऑफ भी ठीक ही रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं रही थी। डीजल की कट ऑफ भी ठीक रही थी। ये सब की कट ऑफ इलेक्ट्रीशियन की तुलना में कम रही थी। इलेक्ट्रीशियन की तुलना में इनकी कट ऑफ कम रही थी। इलेक्ट्रीशियन की कट ऑफ आईटीआई के अंतर्गत सबसे हाई जाती है, और उसके बाद
कहीं पर फिटर भी हाई जाता है। उसके बाद जो नंबर आता है वो फिटर का आता है, क्योंकि फिटर वाले विद्यार्थी एएलपी के लिए पूरे तैयारी करते रहते हैं। ठीक है, ये तो है बेसिक जानकारी। अब इसके अलावा है, आपको मैं कुछ जानकारी देता हूं एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो उसको आप ध्यान से देखना। एग्जाम के दृष्टिकोण से जानकारी, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। एग्जाम का पैटर्न पहला तो होता है CBT 1, उसके बाद होता है CBT 2 और उसके बाद होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, हमारे यहाँ से कोटिले से पिछली बार 750 प्लस सिलेक्शन थे, और मैं उन सब की फ़ोटो क्यों नहीं दिखा पाया। आज मुझे दिखानी थी, मैंने कहा था सेमिनार में दिखा दूंगा फ़ोटो, लेकिन क्यों नहीं दिखा पाया, क्योंकि अभी हमारे पास एक ही टेक्नीशियन है और वो ये सिस्टम जानता नहीं है किस प्रकार इतनी सारी फ़ोटोएँ कैसे स्लाइड के रूप में चलाया जाए, स्लाइड बना के कैसे वो रनिंग स्लाइड की जाए, वो जानता नहीं था। इसलिए वो सारी फ़ोटो हम रिलीज़ कर देंगे और कुछ समय के बाद ही हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लेकिन जो रिलीज़ करेंगे थोड़ी सी स्थिति सामान्य हो जाएगी और स्टाफ आएगा उसके बाद ही करेंगे। अभी तो जस्ट एज ए रिकॉर्ड कर लेते हैं, लाइव कर देते हैं, क्लासें लगातार चला लेते हैं, यही सफिशिएंट चीज़ें चल पा रही है, क्योंकि कोविड का दौर थोड़ा सा भयंकर है। बाकी 750 की सब की फ़ोटो हम रिलीज करेंगे। ठीक है, ये हमारा टोटल सिलेक्शन था, जो फाइनल सिलेक्शन थे 750। ठीक है, हम आपको बताएंगे कितने बच्चे हमने पढ़ा दिए थे। ठीक है, चलो CBT 1 के अंदर सिलेबस में क्या रहता है, एक रहता है मैथ्स, एक रहता है रीजनिंग, तीसरा रहता है साइंस और चौथा रहता है करंट अफेयर। पिछली बार रहा था, अब तो उस समय जब करंट अफेयर का दौर आया था, लेकिन अब जो रेलवे आगामी जितनी भर्तियां करी उसमें जीके करने लग गया। उस समय केवल करंट अफेयर ही चला था, अब इसमें जीके करने लगे, क्योंकि करंट अफेयर खत्म हो गए। इतने सारे पेपर होते, 200 पेपर होते हैं, कहाँ से करंट अफेयर लाएं, खत्म हो जाता है। फिर ये सवाल आ जाता है, बताइए महाराष्ट्र का महापौर कौन है, दिल्ली का महापौर कौन है। अब ऐसे कौन से सवाल को उत्तर देंगे बच्चे ना, ऐसे सवाल आने लगे थे। ये 4 खंड होते हैं, ये सवाल लगभग सभी इक्वली होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होते हैं। किसी का 25 सवाल होने चाहिए थे, लेकिन कभी 20 भी हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। वो एग्जाम से पहले कई बार इसके बारे में वो जानकर दे देता है कि बराबर आएंगे, लेकिन आना फिर भी जरूरी नहीं होता है। लेकिन आप ये मान के चलो कि सबका वेटेज है वो इक्वल वेटेज है। मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर सबका वेटेज क्या रहता है, लगभग इक्वल। CBT 1 को पास करना होता है, ये हमारे पास एज ए क्वालिफाई है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। इसमें टोटल 15 गुना, जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके 15 गुना बच्चों को पास किया जाता है। और वो जो 15 गुने बच्चे पास होते हैं वो CBT 2 का एग्जाम देते हैं। कौन सा एग्जाम देंगे, CBT 2 का। CBT 2 में 2 एग्जाम होते हैं, एक पार्ट फर्स्ट, एक पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड होता है ट्रेड नॉलेज, और ये जो ओनली क्वालिफाई नेचर है, यानी इसके भी नंबर आगे कहीं नहीं जुड़ते हैं। आपको 35% लाने अनिवार्य है, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ केवल आपको कितना लाना पड़ता है, 35%। यानी ये तो पेपर में जो सवाल आते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं, बट यहाँ पर जो आते हैं 75 क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 75। आपको 35% नंबर लाने होते हैं, 75 के तकरीबन कितने होते हैं, 27-28 नंबर के आसपास होते हैं, वो आपको यहाँ से ग्रैंड करने होते हैं। 27-28 बनते हैं ना भाई, 7-21 देख लेना भाई, यहाँ 22.5 बन जाते हैं, कुछ देखना जो भी है। ये 75 का 35% आपको लाना होता है। अगला है पार्ट फर्स्ट। जो पार्ट फर्स्ट है इसके अंतर्गत मैथ आपकी आती है, रीजनिंग आपकी आती है, करंट अफेयर से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको जो नए सब्जेक्ट यहाँ पर जुड़े हैं वो ध्यान से देखो,
वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और कम्युनिकेशन स्किल, एनवायरमेंट एजुकेशन और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ये सब भाग आपको नहीं जुड़े हैं। पिछली बार जो वर्कशॉप कैलकुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पूछ ली थी और वो बीटेक वालों को फ़ायदा करा गई, क्योंकि इसके अंतर्गत जो सवाल पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल टाइप के सवाल होते हैं। सवाल जो होते हैं वो न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन अंतर्गत पूछे जाते हैं। और ये आईटीआई वाले न्यूमेरिकल थोड़े पीछे रह जाते हैं, इस कारण ये बाहर हो गए थे। पिछली बार क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का ओनली 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ओनली 1 क्वेश्चन, और बच्चों ने ड्राइंग का हर अक्षर रट रखा था, हर अक्षर समझ रखा था। केवल यही टर्निंग पॉइंट आ गया था वहां पर, जिसमें बीटेक वाले आगे चले गए और आईटीआई वाले एलपी के लिए पीछे रह गए। टेक्नीशियन में तो सिलेक्ट थे, टेक्नीशियन उनके घर की सीट, उसमें कोई दूसरा लड़ नहीं सकते। जहां आईटीआई वाले टेक्नीशियन लगे वहां दूसरा कोई नहीं है, इसलिए उसमें टेंशन है ही नहीं। टेंशन है जहां कॉमन सीटें थी उसमें अपना घर बनाना था। तो ये था, बीटेक वालों ने यहां बाजी मारी, नो डाउट। उनका न्यूमेरिकल अप्रोच बहुत अच्छी थी और ये यहां पर जीत गए ज्यादातर बच्चे। इस कारण यहां पर वर्कशॉप कैलकुलेशन कारण सिलेक्शन है। यदि कोई आईटीआई का बच्चा इसकी तैयारी करना चाहे तो उसको वर्कशॉप कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग रखनी है, क्योंकि मेरिट के अंदर ये पार्ट फर्स्ट ही जुड़ना है। मेरिट में पार्ट फर्स्ट ही जुड़ता है। टेक्नीशियन में तो 100% वेटेज इसी का ही होता है। तो मैथ रीजनिंग तो अच्छी होगी तभी तो सीबीटी 1 से सीबीटी 2 में आएगा। यहां नया पोर्शन जो है, बाकी सब इजी विजी सब एक से ही है, बराबर से ही है बच्चों के, जो ये 2-4 नंबर का फर्क आता है। वर्कशॉप कैलकुलेशन पिछली बार बहुत ज्यादा आ गया था और इस कारण यहां पर फर्क भी काफी ज्यादा आ गया था। तो ये ध्यान रखें इसको विशेष रूप से, वर्कशॉप कैलकुलेशन को, ठीक है। अब आते हैं यहां पर 15 गुना पास हो गए थे जो बच्चे यहां पर आगे एग्जाम दे दिया। अब टोटल एएलपी की जितनी सीट है उसके 8 गुना बच्चे साइको टेस्ट के लिए बुलाए जाते हैं। टेक्नीशियन वालों की कट ऑफ तो यहीं से बन जाएगी, लेकिन देखो टेक्नीशियन की तो यहां से बनेगी 100%। टेक्नीशियन की 100% कट ऑफ कहां से बन गई भाई, सीबीटी 2 से। लेकिन एएलपी के अंदर एक तो आपके सीबीटी 2 का 70% वेटेज होता है और साइको का जो वेटेज है वो 30% होता है, और उस वेटेज के आधार पर फाइनल मेरिट बनती है। जो साइको एग्जाम है इसमें 5 टेस्ट होते हैं, यानी कि इसे आप कह दो 5 बैटरीज होती है। कितनी बैटरी होती है, 5। हर एक बैटरी के अंतर्गत 42 टी स्कोर प्राप्त करना अनिवार्य होता है। हर एक अंदर 42 टी स्कोर प्राप्त करना अनिवार्य होता है, तभी वो पास माना जाता है। यदि किसी एक बैटरी में फेल हो जाता है, साइको में फेल हो जाता है। साइको में जनरली किसी भी बच्चे को फेल होने के चांसेस उसके थोड़े कम रहते हैं, यदि वो मेंटली प्रिपेयर हैं, प्रेशर को झेलने की क्षमता है, नई चीज़ों हैंडल करने की सामर्थ्य है, तो उसके फेल होने का चांसेस है नहीं। यदि लापरवाह है, जल्दबाज है, कि किसी चीज़ पर ज़्यादा गौर नहीं करता है या वहम में है, वो सब बच्चे फेल हो जाते हैं। यहाँ विशेष रूप से ये, मैं एज ए एजुकेटर साइको बच्चों के प्रेम से साइको में क्वार्टरली क्लासेज नंबर 1 रहता है। टेक्निकल के आईटीआई की किसी भी वैकेंसी के लिए नंबर 1 रहता है। इसके प्रमाण मैं आपको छोटा सा बताता हूँ। आप हमारे पुराने वीडियो पे जाना जो अप्रैल 2019 के थे, जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करता था। बच्चे 2-2 लाख, 1.5 लाख, 80,000, 90,000 इस प्रकार उसमें सब में व्यू मिलेंगे और बच्चों का प्रेम भी वो मिलेगा। ज़बरदस्त वाला बच्चों का प्रेम था। हम इसके लिए टेस्ट उस समय 2019 में अवेलेबल कराते थे, बहुत ही शानदार पैटर्न पर, जिसमें लोग सोचते थे कि हम कैसे तैयारी करें, ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ बढ़ें। तो लोग ऑफलाइन में बैठ रहे हैं, हम ऑफलाइन प्रैक्टिस, हमने ऑनलाइन प्रैक्टिस कराई ज़बरदस्त वाली, बच्चों को सिलेक्ट करवा दिया। इससे पहले टेक्निकल में भी आपको देखना चाहें तो जनवरी 2019 के टाइमलाइन में हमारे जाना,
मैंने एक इलेक्ट्रीशियन के लिए एक सीरीज चलाई थी, 35% मार्क्स, इससे बाहर कुछ नहीं, ट्राई कर लो। 22 वीडियो मैंने बनाए थे आधे घंटे के तकरीबन, यानी 11 घंटा मैंने पढ़ाया था। उसके बाद एग्जाम हुए, पेपर उठा लो, सवाल मिला लो, आपको 70% सवाल मिलेंगे, और लाने कितने थे 35%, 70% सवाल मिलेंगे। ये हमारा प्रमाण रहा वहां पर। और बच्चों का सिलेक्शन इसी के कारण होता है। हमारी मेहनत किस प्रकार होती है, हमारी डायरेक्शन क्या होती है, आपको आपके डायरेक्शन के लिए बहुत जिम्मेदारी कारक मानी जाती है। तो लगातार हम मेहनत करेंगे, लगातार आप मेहनत करते हैं, तब जाके इसमें सफलता आराम से हासिल हो जाती है। क्योंकि पहले साइको के लिए लोगों को भटकना पड़ता था, साइको समझाने वाला नहीं मिलता था, आराम से बताने वाला नहीं मिलता था। हमने सब कुछ बताया, उसमें हमारा डिजिटल बोर्ड नहीं होता था, हम व्हाइट बोर्ड पे हम बहुत मेहनत करवाते थे, जबरदस्त वाली। चेक करना आप हमारे पूरा ओल्ड वीडियो, ठीक है। चलो, ये था एग्जाम का पैटर्न, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको कंप्लीट जानकारियाँ बताई है कि कौन फॉर्म भर सकता है। लगभग ITI के हर कैटेगरी, हर ट्रेड का बच्चा फॉर्म भर सकता है, वो टेक्नीशियन के लिए। और अलग अलग टेक्नीशियन में अलग अलग सबकी अलग अलग सीटें आती हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बच्चों के सवाल रहते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है? ALP के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है। A1 का मतलब 6/6 विदाउट ग्लास, और किसी भी प्रकार का कलर विजन नहीं चलेगा। कलर विजन तो कहीं नहीं चलेगा। उसके अलावा जितना भी आपके पास शारीरिक रूप से जो भी आपको A1 कैटेगरी मानी जाती है, वो सारी A1 कैटेगरी होगी। B1 C1 में विथ ग्लास 6/9 6/12 इस प्रकार की कंडीशन होती है, वो चल जाती है। लेकिन ALP के लिए चश्मा पहने हुए बच्चा ALP नहीं बनेगा, टेक्नीशियन बन सकता है। स्पष्ट भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये था इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट जानकारी जो आप LP के लिए जानना चाहते हैं। अब LP की जो बैच है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं 28 तारीख से। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं भर्ती कब आएगी, हमें नहीं पता। हम बैच क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, इसका कारण ये है कि जो मॉर्निंग की क्लास ले रहे हैं उसमें काफ़ी लंबे समय से, मतलब 3 महीने हो गए तकरीबन, 2-3 महीने से बच्चों के डेली रूटीन में मैसेज, कमेंट्स लाइव में भी चलते हैं, आप देख लेना। तो वहाँ पर वो LP के बैच के बारे में कह रहे थे। अब हम LP का बैच कर रहे हैं स्टार्ट, और इसका कतई मतलब नहीं भर्ती आने वाली है। अभी कोई भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई, हम स्पष्ट कहते हैं। मैं पढ़ाता क्यों हूँ? क्योंकि मैं एक एजुकेटर हूँ, मेरा पढ़ाना मेरा काम है। जो बच्चे पहले से तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उन्हें हमारा पढ़ाना फर्ज भी होता है। और ये जो हम ऑनलाइन बैच देंगे, इसकी 2 साल वैलिडिटी है, उसकी वैलिडिटी 2 साल है। पिछली बार भी हम 2016 से पढ़ाने लगे थे, बच्चे 2016 से पढ़ने लगे थे, 2018 में जाके वैकेंसी आई थी। ये वास्तविकता है। 2016 में जून से बैच स्टार्ट हुए थे, वैकेंसी आई थी 2018 के फरवरी में। जिस समय वैकेंसी आई थी उस समय हमारे पास 5 बैच चल रहे थे। ये वास्तविक कंडीशन में आपको बता देता हूँ, कोई बताता नहीं है, हम आपको पूरे ओपन चीज़ें बताते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ भर्ती के बारे में कोई पता नहीं कब आएगी, लेकिन हमने इसका पढ़ाना शुरू कर दिया। डेली 2 घंटे इसमें क्लास चलेगी। अभी मैथ्स और रीजनिंग की लाइव चलेगी, जिसके अंतर्गत मैथ्स मैं ही पढ़ाता हूँ। रेलवे के हमारे सभी बैचों को, जितने भी आज तक कोटले में बैच लगते हैं, उन सभी बैचों को मैथ्स में ही पढ़ाता हूँ। और इसी कड़ी में अब मैं मैथ्स वापस इस लॉकडाउन सेशन के अंतर्गत डेली 1 घंटे का मेरा सेशन चलेगा, जिसमें मैथ्स में पढ़ाने वाला हूँ। मैथ्स का स्पेशल बैच भी लूँगा, ठीक है। और इस भर्ती से संबंधित आपको सारी चीज़ें मैंने जानकारियाँ दे दी, जिससे आपको पता चल जाए कि LP के अंदर क्या, किस प्रकार आप तैयारी करते हैं या किस प्रकार आप तैयारी करना चाहते हैं। वैकेंसी कब आएगी ये अभी तक क्वेश्चन मार्क है, नहीं पता है किसी को, ठीक है। और किसी को होगा, मुझे कतई पता नहीं है, ठीक है। चलो, ये सब कुछ जानकारी है। तो इस वीडियो का तात्पर्य क्या था, आपको पूरी जानकारी अवेलेबल कराना। LP का क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है, कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। क्योंकि 2018 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद जितने बच्चों ने ITI की है वो बच्चे इसके बारे में जानना चाहते थे, इसलिए हमने इसके बारे में ये कंप्लीट वीडियो बनाया, ठीक है दोस्तों। तो आराम से ध्यान से इस चीज़ों को समझ लेना
कि आपके पास एज ए कैरियर अपॉर्चुनिटी इसमें कितनी है, क्या है, अब आपको निर्णय खुद को करना होता है। धन्यवाद, थैंक यू।